डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेडेशन इन एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक, आयनन एंथैल्पी तक। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर जो है, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी घटती है। इसका रीज़न ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट इन द ग्रुप। वर्ग में क्रमागत तत्वों की जो है वो आकार में वृद्धि इसका कारण है, क्योंकि जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती जाएगी, साइज इंक्रीज करता जाएगा, तो न्यूक्लियस की जो है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको जो है उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी घटती जाएगी, उसको बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कम होती जाएगी साइज इंक्रीज करने के कारण। इसके साथ साथ ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ग्रुप 14 से अधिक और ग्रुप 16 से कम होती है। ग्रुप 16 एलिमेंट यानी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट और ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के एलिमेंट इससे कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगी लेकिन ऑक्सीजन से कम होगी। लेफ्ट टू राइट जो होता है वो साइज डिक्रीज करने के कारण जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक प्रकृति, ये लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके थे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक प्रकृति जो होती है वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति जो है वो बढ़ती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो मेटलॉयड होते हैं। ये सब उपधातुएं होती हैं। और बिस्मथ जो होता है वो मेटल होता है और ये वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये 1s2 2s2 2p3। इसके वैलेंस शेल में बाह्य कोश में 3 आधे भरे हुए ऑर्बिटल और एक पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल होता है। तो ये जो है मैक्सिमम, अधिकतम जो है 3
कोवैलेंट बॉन्ड, 3 जो है सहसंयोजक बंध बना सकता है। 3 से अधिक जो है ये नहीं बना सकता। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक उप सहसंयोजक बंध बनाता है NH4 प्लस में या NR4, R यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, प्लस में N2O4 या N2O5, इनमें जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये फॉर्म करता है। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो ये मेनली जो है 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो नाइट्रोजन केवल 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जिसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाता है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी प्रेजेंट होता है। ठीक। और ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड कभी नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, अपनी सहसंयोजकता प्रसारित नहीं कर सकता। और ये जो है पेंटावैलेंट पंच संयोजी यौगिक नहीं बना सकता। इसी कारण NCl5, NF5 ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें जो है इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3, +3 और +5 होती है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो +3 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी टेंडेंसी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रवृत्ति होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, और +3 की बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, और +3 की जो है जनरली बढ़ती जाती है। तो इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इसका कारण है। अक्रिय युग्म प्रभाव। अब ये अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इसके वैलेंस शेल में बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, NS2 और NP3। S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लोज टू न्यूक्लियस होते हैं, जिसके कारण वो न्यूक्लियस से अधिक फोर्स से, अधिक बल से ये अट्रैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू P, D एंड F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो ये S इलेक्ट्रॉन अधिक बल से, अधिक फोर्स से अट्रैक्ट होने के कारण, न्यूक्लियस से अधिक फोर्स से अट्रैक्ट होने के कारण इनका जो है रिमूवल, इनका निकलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बंध बनाने में ये भाग नहीं लेते। तो यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसी के कारण इसमें -3
की टेंडेंसी जो है डिक्रीज करती जाती है और +3 की जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 14, 15 और 16 तीनों में अप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? रीज़न आप समझ गए। +3 की इंक्रीज करेगी और +5 की डिक्रीज करेगी। यानी अगर हम +3 का लिखना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये होगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखना होगा तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अगर ये किसी मोर मेटेलिक एलिमेंट, अधिक धात्विक तत्व के साथ जुड़े हों और ये नाइट्राइड और फॉस्फाइड आयन फॉर्म करते हैं और इनका चूंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, n-3 में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, p-3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इनका अक्रिय विन्यास होता है, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं और इसमें केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही ये टेंडेंसी रखता है। ठीक, तो इसके X-3 टाइप आयन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, ये डिक्रीज करती है। इसके अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में शो करता है। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं उसमें भी मेनली जो है आपका +1 to +4 वो असमानुपात दिखाती हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। तो इसमें +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन के, ये डिसप्रपोर्शनेशन दिखाते हैं, असमानुपात दिखाते हैं। जैसे HNO2 नाइट्रस एसिड, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 NO और H2O में। इसमें जो है +5 और इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन में कि जो +3 का जो डिसप्रपोर्शनेशन है उसमें एक में इंक्रीज होता है, एक में डिक्रीज। तो ये एक तरह का डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन भी है, असमानुपात
रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। इसी तरह से फास्फोरस में भी जो है जितने भी +5 और -3 के बीच की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं। +5 से -3 के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करती हैं। जैसे H3PO3 आर्थो फास्फोरस एसिड या सिंपली फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आर्थो फास्फोरिक एसिड या सिंपली फास्फोरिक एसिड, और फास्फीन में इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो जो जनरली जो है जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं यानी मध्य की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं फास्फोरस की, उनका डिस्प्रपोर्शनेशन असमानुपातन होता है किसमें? +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्था में उनका असमानुपातन होता है। और आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। नाइट्रोजन इसमें इस फैमिली में एक ऐसा एलिमेंट है जो -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। NH3, N2H4, NH2OH, N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 इसके ऑक्साइड में मिलती है नाइट्रोजन के। अब इसमें जो है नाइट्रोजन की जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम सहसंयोजकता वो 4 हो सकती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल। जबकि इस ग्रुप के जो हैवी एलिमेंट हैं, भारी तत्व हैं, उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, रिक्त d ऑर्बिटल होता है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो अपनी सहसंयोजकता कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे PF6-। फास्फोरस अपनी कोवैलेंसी यहाँ पे बढ़ा सकता है, इसमें इसकी कोवैलेंसी 6 हो जाती है। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेचर ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की
प्रकृति। तो इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस के जितने भी कंपाउंड हैं ये मुख्यतः जो है वो सहसंयोजी हैं, ये कोवैलेंट होते हैं। लेकिन मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड और ये सब जो है ये आयनिक होते हैं। नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, इसी तरह से फॉस्फोरस में के लिए जो है फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा आदि, ये सब आयनिक होते हैं। क्योंकि जब ब्रेक होगा तो ये 3Mg+2 और 2N-3 में ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में। इसके अदर एलिमेंट जो है वो बृहत रूप से लार्जली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं और इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी प्रबलता, उसकी शक्ति जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, वो जनरली जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये डाउन द ग्रुप वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, डिक्रीज करती है। कुछ एक्सेप्शन है इसमें। इसके अलावा एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं वो M+3 टाइप के आयन जो है वो सॉल्यूशन में, विलयन में जो है इस तरह के ये आयन फॉर्म करते हैं। यानी एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसका रीज़न इसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी निम्न आयनन एंथैल्पी के कारण ये सरलता से आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये आप जानते हैं कि ग्रुप 1 और 2 इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और उनके कंपाउंड मेनली आयनिक होते हैं। तो जनरली जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और जिनकी हाई होती है वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एलोट्रॉपी, अपररूपता। तो इसमें बिस्मथ को छोड़कर, एक्सेप्ट बिस्मथ, अदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं वो सभी एलोट्रॉपी, अपररूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, ये नोन है। फास्फोरस में बहुत ढेर सारे हैं, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, बहुत सारे एलोट्रॉप हैं इसके। आर्सेनिक और एंटीमनी ये भी जो है अपररूपता प्रदर्शित करते हैं, केवल इसमें बिस्मथ नहीं प्रदर्शित करता। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन, श्रृंखलन। कैटिनेशन कहते हैं एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व के आपस में जोड़ करके यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें जो है कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग, स्वतः जो है बंध बनाना कहलाता है।
ठीक। इसमें N बॉन्ड N ये जो होता है वीक होता है, दुर्बल होता है, इसलिए जो है नाइट्रोजन की श्रृंखलन गुण जो होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो लो होती है। इसमें जो है केवल हाइड्रोजोइक एसिड में 3 नाइट्रोजन एटम लिंक होते हैं, N3H ये आपका है हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसमें 3 एटम जो होते हैं वो नाइट्रोजन के आपस में जुड़े होते हैं। फास्फोरस की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसका रीज़न P और P की हाई बॉन्ड एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी P और P बॉन्ड की उच्च होने के कारण फास्फोरस में सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि N बॉन्ड N की बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो P बॉन्ड P की बॉन्ड एंथैल्पी से, सिंगल बॉन्ड से कम होती है। उसका कारण क्या है? इसके छोटे आकार, स्मॉल साइज के कारण इसके लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये चीज़ फास्फोरस में नहीं होने पाती। ठीक है, बड़े आकार के कारण, नाइट्रोजन की तुलना में बड़े आकार के कारण ये प्रतिकर्षण नहीं होने पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति, द्वि तथा त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति या गुणित बंध बनाने की प्रवृत्ति। नाइट्रोजन जो होता है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है फॉर्म कर सकता है खुद के साथ और दूसरे तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनके साथ जो है ये बना सकता है। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो बहुत ढेर सारे हैं, जैसे N बॉन्ड N डबल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N ये फॉर्म होता है, N डबल बॉन्ड C बहुत से कंपाउंड में फॉर्म होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड में, N डबल बॉन्ड O एक्सेट्रा, ये सब फॉर्म होता है। N2 जो है, इस N2 में जो इसका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द्विपरमाणु का अणु होता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन होता है इसमें पाई बॉन्ड बनाने में p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये केवल p पाई बॉन्ड ही बनाता है। इसका रीज़न है इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच जो होता है P और P, या आर्सेनिक और आर्सेनिक के बीच
केवल सिंगल बॉन्ड ही बनता है, इनके बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बनता है। ये मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है ये आपस में जो है आइडेंटिकल एटम में नहीं बनाते हैं, लेकिन अन्य तत्वों के साथ, अदर एलिमेंट के साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। और ये जो मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच पी पाई भी होता है, और इसके साथ साथ ये पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो पी पाई डी पाई फॉर एग्जाम्पल R3P डबल बॉन्ड O, ठीक, या R3P डबल बॉन्ड CH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। यहाँ R जो है एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह है। इसके अलावा फास्फोरस और आर्सेनिक ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जैसे P4O10 AS4O10, ये P2O5 है, P4O10 के फॉर्म में रहता है ये, ठीक। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है N2 मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N की जो बॉन्ड एनर्जी है वो P ट्रिपल बॉन्ड P से ज़्यादा होती है, लेकिन N सिंगल बॉन्ड की जो है वो P सिंगल बॉन्ड P से कम होती है। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, लगभग जो है 941 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो ये बहुत हाई होने के कारण रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट होता है, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा जो है बहुत उच्च होती है, इसी कारण ये कमरे के ताप पर जो होता है निष्क्रिय होता है। इसीलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ जो होता है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर करने में यूज़ करते हैं। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, धातुकर्म में आपके जो बल्ब होते हैं, सामान्य बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, वो इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करता है। लास्ट पॉइंट इसका है टेंडेंसी टू फॉर्म मॉलिक्यूल, अणु बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें नाइट्रोजन केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अदर एलिमेंट जो होते हैं वो टेट्रा एटॉमिक होते हैं, AS4 SB4 ये सब जो है चतुष्परमाणुक होते हैं। बाकी में जो है वो N2 केवल डाई एटॉमिक होता है। उसका रीज़न है कि जो आपका P4AS4 इसमें P बॉन्ड P की बॉन्ड एंथैल्पी हाई होती है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और N2 में जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है अदर के कंपैरिजन में, अन्य एलिमेंट के, इसलिए जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।